जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास। और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास नए जिलों के आधार पर, उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है। और वो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको पूरा राजस्थान का इतिहास क्रम वाइज सीक्वेंस वाइज मिलेगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। उसमें हमने पहला टॉपिक किया था शिलालेखों का। ठीक है, लगभग राजस्थान में 170 से 200 के बीच शिलालेख है। उनमें से हमने 50 जो मोस्ट इंपोर्टेंट शिलालेख है वो पढ़ लिए थे, और साथ में हमने हर एक शिलालेख का एक की पॉइंट पढ़ा था। की पॉइंट का मतलब कि वो या तो एग्जाम में आ चुका वो पॉइंट, या फिर एग्जाम में आने के जिसके सबसे ज्यादा चांस है। अगर आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आरपीएससी की, आरएस, एसआई वगैरह की जो बड़ी पोस्टों की तैयारी होती है, और उसमें अच्छे खासे जैसे लेक्चरर वगैरह की होती है, तो उसमें अच्छे खासे राजस्थान इतिहास से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें तो आपको क्या करना होता है, कंप्लीट टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे कि छोटी मोटी एग्जाम होती है जिसमें कि थोड़ा बहुत वेटेज होता है राजस्थान हिस्ट्री का, उसमें राजस्थान हिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत वेटेज होता है उसमें से भी अधिकतर मॉडर्न जो हिस्ट्री है राजस्थान की, उसमें से यानी कि 57 के बाद की जो हिस्ट्री है, लगभग एकीकरण, क्रांति और आंदोलन वगैरह, उनसे एक क्वेश्चन आ जाते हैं। प्राचीन इतिहास से बहुत ही रेयर चांस होता है कि एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो उसलिए अगर उस टाइप से पढ़ना है आपको, तो चांस लेके, तो उसके लिए आपको की पॉइंट पढ़ लेना चाहिए। बहुत है, वो सफिशिएंट है की पॉइंट। उससे बाहर की पॉइंट से नहीं जाने का, बिल्कुल नहीं जाने का चांस होता है ना। तो आपको क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, ना कहीं पेड कोर्स में वो करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारे पहले टॉपिक पे आते हैं, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का स्रोत पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। उसमें हमने पहले पढ़ा था शिलालेख, उसके बाद में फारसी लेख। ठीक है, फारसी लेख, शिलालेख, और उसके बाद में पढ़ते हैं आज हमारा मेन पॉइंट, ताम्रपत्र या दानपत्र कहा जाता है। ताम्रपत्र या दानपत्र ना, ये इतिहास के स्रोत में तीसरा पॉइंट है। इसके बाद में एक और मृद पांड वाला जो है, और एक सिक्के। ठीक है, उसके बाद में ये पहला पॉइंट खत्म। तो डीपली पढ़ रहे हैं, एकदम नए सिरे से पढ़ रहे हैं, नई तरीके से पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अब पहला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है ताम्रपत्र, उसकी बात करते हैं। अब देखिए, ताम्रपत्र इसको बोलते हैं दान पत्र। ताम्रपत्र या दान पत्र क्यों? ताम्रपत्र तो इसलिए, चलो इसको कंपेयर करते हैं आज के टाइम से। अगर आज के टाइम पे अगर हम, जैसे हमने कोई प्लॉट लिया, भूमि ली, जमीन ली, कुछ भी ली, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रजिस्ट्री करवाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री मतलब उस चीज की रजिस्ट्री, मतलब हम एक कागज में ये कंफर्म करवाते हैं कि ये चीज हमने खरीदी है, ये चीज हमको प्राप्त है, किसने ये चीज हमको दी है। ठीक है, ये चीज, तो उसके लिए तो एक तरीके से रजिस्ट्री बोल सकते हैं, रजिस्ट्री बोल सकते हैं ताम्रपत्र या दानपत्र को। अब आप बोलोगे कागज पे क्यों नहीं, तांबे पे ही क्यों? क्योंकि कागज पे इसलिए नहीं कि पहले क्या था, अभी तो हमारे पास कागज को सेफ रखने के बहुत जरिए रहते हैं। उसके अलावा आज डिजिटल युग है, तो हम वहां सेफ्टी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, कागज को एक तो सेफ रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चीज क्या होती है, ताम्रपत्र का मेन सीक्वेंस, ये मेन पॉइंट इसलिए है, ताम्रपत्र स्पेशल दान पत्र के लिए। और दान में भी क्या चीज, भूमि। अब भूमि दान में है, तो भूमि पे नाम तो लिख नहीं सकते कि सब फलाना ठिकाना राजा ने इसको ये भूमि दान में दिया, तो भूमि पे लिख दो नाम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या होता था कि तांबे का एक पतली चद्दर को पीट कर तांबे को एक पतला पत्ता टाइप में बनाया जाता था। ताम्रपत्र ना, पतला, बिल्कुल पतला, तांबे का बनाया जाता था, कागज का नहीं, तांबे का। उसमें यह अंकित करवाया जाता था कि फलाना राजा ने फलाना आदमी को इस कार्य हेतु यह भूमि दान में दी है। अब उसमें स्पेशल दान के लिए ही होगी, इसलिए ये तांबे का यूज किया जाता ताम्रपत्र में। वो राजकीय मोहर सहित होता था यह। अब कागज में, चलो कागज में एक राजा ने बना के, कागज में भी हो सकता था ये राजकीय मोहर के साथ कागज में कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक पीढ़ी गई, अब दूसरी पीढ़ी आई, उसके बाद हो सकता है एक दो पीढ़ी बाद में क्या होता है, या तो कागज सेफ नहीं रहे, और दूसरी चीज कागज सेफ नहीं रहे तो भाई वो राजा को उस समय तो राजा को राजकीय पत्रों में रहा कि भाई फलाने राजा को, फलाने व्यक्ति को ये चीज दान में दी थी। अब आने वाली पीढ़ी में हो सकता है वो चीज नष्ट हो जाए, कि जिससे सबूत मिले कि ये चीज उसको दान में मिली हुई थी, या फिर ये चीज किसी राजा ने इसको प्रमाण के तौर पर कागज में जो लिख के दिया था वो नष्ट हो चुका है। तो क्या, उसके लिए यही दान पत्र कि आने वाले समय तक वो चीज एकदम सेफ रहे उस व्यक्ति के लिए, इसलिए ताम्रपत्र का इजाद किया गया था, यानी कि खोजा गया था ना, इसलिए ताम्रपत्र या दान पत्र बोलते हैं इसको प्रॉपर। ठीक है, अब कहते हैं कि सातवाहन राजा थे, राजवंश था, उसके समय प्रारंभ की थी इस ताम्रपत्र को। अब सम्राट अशोक के लिए भी ये कहा जाता है कि जो शिलालेख है सम्राट अशोक ने प्रारंभ किए थे, एकदम कंप्लीट रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है, सम्राट अशोक के पहले के शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, लेकिन एकदम प्रॉपर तरीके से सम्राट अशोक ने जैसे शिलालेख प्रारंभ किए थे, उसी प्रकार ताम्रपत्र प्रारंभ किए थे, दानपत्र प्रारंभ किए थे, किसने, सातवाहन राजाओं ने। ठीक है, अब इसके जो मेन पॉइंट है, क्यों, किस लिए, क्या है, वो लिख लेते हैं हम।
उसके बाद में जो जो प्रमुख ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उनकी लिस्ट वगैरह एक की पॉइंट के साथ पढ़ेंगे। ये तो समझाने के लिए था आपको ताम्रपत्र क्यों, ठीक है। अब की पॉइंट का ध्यान रखना, की पॉइंट ज्यादा स्पेशल डीप में अगर हम जा रहे हैं लेकिन साथ में की पॉइंट पे आपको क्लियर करवाते हैं। तो अब इसके जो कुछ पॉइंट है वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए ताम्रपत्र या दानपत्र, है ना, हेडिंग लगा लीजिए ताम्रपत्र। पहले ताम्रपत्र क्या है इसके बारे में, ताम्रपत्र क्या है उसके बारे में। जब कोई राजा, ठीक है, इस पहले तो इतना सब पहला पॉइंट ये रखना है, इसका संबंध किससे, भूमिदान से, इसका संबंध भूमिदान से है ना, भूमिदान, जो भूमिदान में दी जाती है उससे है, भूमिदान से। सेकंड पॉइंट इसका ये याद रखना है कि जब कोई राजा या रानी, जब कोई राजा या फिर रानी अपने किसी सामंत को, सामंत उनके नीचे काम करने वाले या प्रजा, उनकी जो प्रशासन विभाग है उसमें काम करने वाले लोग, अपने नीचे काम करने वाले या फिर अपने प्रशासनिक लोगों को, प्रशासनिक लोग भी हो सकते हैं, प्रशासनिक वर्ग भी हो सकता है, ठीक है, आम जन वर्ग भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं प्रजा ना, को किसी विशेष कार्य हेतु, किसी विशेष कार्य हेतु सनद के रूप में, अब सनद का ध्यान रखना, किसी विशेष कार्य हेतु किसके रूप में, सनद के रूप में ना, सनद, सनद एग्जाम में आ भी चुका है ना, सनद, सनद का अर्थ होता है, पहले आता है सनद का अर्थ क्या होता है, सनद का अर्थ होता है दान में दी गई भूमि, ये शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि, ठीक है, दान में दी गई भूमि। तो सनद के रूप में, सनद के रूप में दी गई भूमि का उल्लेख किया जाता था, ताम्रपत्र में सनद में दी गई भूमि का उल्लेख किया जाता था। इसका थर्ड पॉइंट और थोड़ा ध्यान रखना, इसमें क्या क्या अंकित होता था, इसमें क्या क्या अंकित होता था, इसमें एक तो सबसे पहले तो दान देने वाला, दान देने वाला का नाम, दान देने वाले का नाम, ठीक है। उसके बाद में दान देने का कारण, दान देने का कारण, अब देने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उसकी खेती के लिए, खेती के लिए भूमि दी गई हो, या किसी मंदिर निर्माण के लिए दी गई हो, या फिर कोई प्राकृतिक जो प्राकृतिक जैसे जैसे मानवीय झील वगैरह होते हैं, मानवीयकृत झील वगैरह, मतलब झीलें उनके द्वारा बनाई जाती है, तो झीलों वगैरह के लिए, या फिर भी कोई भी आमजन के कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए जो भूमि दान में दी जाती है उसके लिए ना, तो दान देने का कारण। और भूमि की किस्म, अब किस्म इसलिए अंकित करना जरूरी है, अब जैसे कि मान लो कि जैसे भूमि की किस्म, मतलब कि भूमि की किस्म मतलब खेती के लिए दी जा रही है, तो ये थोड़ी है कि तुम बंजर भूमि दे दो उसको, इसको किस कार्य की, हाँ जैसे कोई ऐसे देवालय वगैरह इनके निर्माण के लिए, मंदिर वगैरह इनके निर्माण के लिए जो भूमि वो दान में दी जाए, तो उसमें तो बंजर भूमि वगैरह ऐसी भूमि, पड़ती भूमि समझी जा सकती है। तो भूमि की किस्म, ठीक है, दान देने का कारण, भूमि की किस्म, और दान देने वाले व्यक्ति की, दान लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का, ठीक है, धार्मिक स्थिति का वह दान प्राप्त
करने का, करने वाले का नाम, करने वाले का नाम अंकित होता था। ठीक है, तो ताम्रपत्र में एक भूमिदान से संबंधित है। जब कोई राजा रानी कोई दान में दी जाने वाली भूमि का संगति के रूप में ना, उसका उल्लेख इस ताम्रपत्र में होता था, और दान देने वाले का नाम, भूमि की किस्म वगैरह सब कुछ, ठीक है, उसका विवरण, पूरा विवरण किसमें, इस ताम्रपत्र में उल्लेखित होता था। अब ये ताम्रपत्र ये होता है, ठीक है। अब इसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा था। अब जो ताम्रपत्र प्रारंभ किया गया था ना, उसके बारे में थोड़ी देखते हैं। तो अब ताम्रपत्र में अब कुछ पॉइंट जो इसके बारे में, ताम्रपत्र के बारे में, जैसे कि यह है तांबे, क्या हमने बताया था, तांबे की पतली चद्दर में ताम्रपत्र या दानपत्र में अंकित करवाया जाता है ना, तांबे की पतली चद्दर पर ताम्रलेख उत्कीर्ण करवाया जाता था ना। एक और भाषा, अब इनकी भाषा कैसी होती थी ताम्रपत्र की ना, प्रारंभ में, इनकी नहीं, ताम्रपत्रों की भाषा, ताम्रपत्रों की भाषा, प्रारंभ में ताम्रपत्रों की भाषा कैसी होती थी, संस्कृत में। सबसे पहले शिलालेख भी अधिकतर संस्कृत में ना, तो ताम्रपत्र में भाषा कैसी होती थी, संस्कृत में। लेकिन धीरे धीरे इनकी भाषा में परिवर्तन होता गया, और कुछ जगह संस्कृत भी, और कुछ जगह जो स्थानीय, राजस्थान की स्थानीय भाषा है ना, उसका भी उसमें भी ताम्रपत्र उपलब्ध होते हैं। तो प्रारंभ में इनकी भाषा कैसी थी, संस्कृत थी, है ना, संस्कृत थी। कालांतर में स्थानीय भाषा का भी प्रयोग, कालांतर में स्थानीय भाषा का भी प्रयोग। अब एक छोटा सा की पॉइंट भी समझ लीजिए कि सातवाहन राजाओं द्वारा, राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा, सातवाहन राजा थे, सातवाहन वंश थे, उनके द्वारा ताम्रपत्रों का प्रारंभ किया गया था ना। राजस्थान में सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं द्वारा, राजाओं मतलब सबसे पहले इन्होंने प्रथारंभ की थी, राजाओं द्वारा प्रारंभ किए गए थे ना। सबसे पहले सातवाहन राजाओं ने ही प्रारंभ की थी ताम्रपत्र की, ठीक है। तो तांबे की पतली चद्दर के रूप में ताम्रपत्र का उपयोग होता था, और प्रारंभ में ताम्रपत्रों की भाषा संस्कृत थी, और कालांतर में स्थानीय भाषा का प्रयोग होता, और राजस्थान में सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं का। अब जो ताम्रपत्र या दानपत्र प्राप्त होते हैं राजस्थान में, मुख्य मुख्य उनकी बात करते हैं, जिस तरह शिलालेखों की बात की थी क्रम वाइज, ठीक है। अब सबसे पहले धुलेव का जो दानपत्र या ताम्रपत्र प्राप्त होता है 661 ईस्वी का ना, प्राचीन है। धुलेव का दानपत्र या ताम्रपत्र, धुलेव का दानपत्र कब का है, 661 ईस्वी का। धुलेव गांव उदयपुर से प्राप्त होता है ना। किष्किंधा के शासकों का वर्णन मिलता है इसमें, और इसमें जो स्पेशल इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट यही है कि जो संवत है ना, संवत, उसमें इसका कौन सा, अश्वभुज संवत्सर का उल्लेख मिलता है। संवत जो सन होती है ना, सन, उसमें, ठीक है। तो अश्वभुज इसमें उल्लेखित संवत कौन सा, अश्वभुज संवत्सर, अश्वभुज संवत्सर है ना। इसमें उल्लेखित जो संवत है उसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है, अश्वभुज संवत्सर का प्रयोग होता है, ठीक है, संवत्सर का
कहाँ से प्राप्त होता है? दुलेव गांव उदयपुर से ना, दुलेव गांव उदयपुर से प्राप्त, ठीक है, दुलेव गांव उदयपुर से। और वर्णन क्या मिलता है इसमें? किष्किंधा के शासकों का वर्णन मिलता है। और ये है उस समय का, किष्किंधा के शासकों, भाटी वंश के समय का ना, तो किष्किंधा के, इसमें किष्किंधा के भाटी शासकों का उल्लेख, ठीक है। इस ताम्रपत्र या दानपत्र के बस कुछ पॉइंट है, इनमें ज्यादा कुछ याद करने के लिए है नहीं, तो कहाँ से प्राप्त हुए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट की पॉइंट आता है तो बस वो याद करने का है ना। इसके बाद में भी एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर क्रम वाइज कुछ बचेंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे एक साथ पूरे। आज इसके बारे में जानकारी और एक प्रारंभ कर दिया हम बस तुलेव के ताम्रपत्र के बारे में ना। अभी एक और पढ़ लेते हैं बस। अब एक मंथन देव जो शासक हुआ था, मंथन देव राजा, उसके उस समय का एक ताम्रपत्र प्राप्त होता है कि उसने क्या किया था, देवालय में तो मंदिर वगैरह होते हैं, उनके निर्माण के लिए कुछ भूमि दान में दी थी, तो उसका उल्लेख मिलता है। तो उस समय का वो ताम्रपत्र प्राप्त होता है ना, तो मंथन देव का दान पत्र, मंथन देव का दान पत्र कब का है? 959 ईस्वी का, 959 का। और इसके बारे में तो बस इतना सा याद रखना है आपको कि मंथन देव द्वारा, तो मंथन देव राजा है, उसके द्वारा देवालय के निर्माण के लिए दान में दी गई भूमि है ना, मंथन देव द्वारा देवालय के निर्माण के लिए, देवालय निर्माण हेतु दान में दी गई भूमि का उल्लेख, क्योंकि इसमें भूमि का एक वर्णन मिलता है, भूमि का। अभी तक कोई की पॉइंट इतना तो है नहीं आपको कि इसमें अभी तक इंपोर्टेंट याद करना पड़े, शिलालेखों में जरूर था जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब कुछ एक साथ कुछ थोड़े बहुत जैसे फारसी ले कुछ बचे थे, ज्यादा नहीं थे, उसी तरह ये भी ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो बचे हैं उनकी अब नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट एक साथ पूरी बात कर लेंगे ना। और उसके साथ साथ अभी हम बहुत जल्दी पशु परिचारक के लिए भी आपको क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री हम जिस डीपली पढ़ा रहे हैं ना, जिस डीप में, उसमें आपको छोटी एग्जाम्स हो चाहे बड़ी एग्जाम्स हो, ठीक है, उन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको प्रॉपर एक जगह पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।